गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण पाठ का शेष भाग। पेज नंबर 49 पर आ जाएंगे। इसमें नीचे भाग में देखेंगे कुछ बिंदुओं पर 1, 2, 3 कुछ जानकारियां दी हुई है। अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें इनके बारे में वर्णन है, इसलिए ये अभी तो महत्वपूर्ण है ही। पाठ में क्या है आप ये जान पाएंगे और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कैसर, जार, नादिर शाह, अभी जब हम प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग है। इसके अनुसार कैसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। तानाशाह का तात्पर्य है जैसे हमारे जो राजा होते हैं, राजा के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो इन सबको न मानकर केवल एक तरफा शासन करना, माने जो शासक कह रहा है वही होगा, प्रजा की कोई न राय देना, न ही उनकी अच्छाइयों की ओर ध्यान देना, या उन प्रजा की भलाई किसमें है इस बात को विचार न करके केवल एक तरफा शासन करना तानाशाह कहलाता है। उसी के साथ शब्द है जार। यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, विशेष रूप से तानाशाह शासकों जो 16वीं और 17वीं सदी के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुलेरियाई नामक शासक के लिए प्रयोग हुआ था। ऐसे ही है नादिर शाह। इसमें नादिर शाह तानाशाह का स्वरूप माना जाता था। नेपोलियन ऑफ एरेसिया के नाम से भी जाना जाता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में वे नादिर शाह माने जो शासक थे, कौन, अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था, माने आक्रमण करने के लिए, अपने तानाशाही को बनाए रखने के लिए उसने भेजा था। आगे इसमें पाठ में है विदाई संभाषण। शीर्षक से ही यह स्पष्ट होता है कि किन कारणों से उस शासक की विदाई हो रही थी, उस पर एक चर्चा है ये। तो इसमें बता रहे हैं कि एक बार माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए कि शासक होने के नाते आपने क्या क्या कार्य किया, आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। माने यहाँ अंग्रेजी शासन को बनाए रखना था और भारतीयों के ऊपर शासन करना था, लेकिन आपने सिर्फ शासन का एक ही पक्ष देखा और तानाशाह के रूप में दिखाई पड़े। प्रजा के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है। यदि शासक है तो प्रजा के लिए व्यवस्था करना, प्रजा के कुछ तकलीफों को देखना सुनना, यह भी एक काम होता है शासक। और इसमें आगे है शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यानी सिर्फ शासन करना एक तरफा प्रजा के ऊपर, इसके बजाय कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। यह बात आप निश्चित मानते होंगे। ये क्यों कह रहे हैं लेखक? क्योंकि आज उनकी दशा यह है कि इतने साल यहाँ शासन करने के बाद जब जा रहे हैं तो विदाई का दुख किसी को नहीं है, बल्कि सब प्रसन्न है। सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। आपने कभी कुछ कार्य किया प्रजा के लिए जो आज ये प्रजा आपके प्रति सहानुभूति रखे? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना, इसी को कहा जाता है तानाशाह, और किसी की कुछ भी न सुनने का नाम ही शासन है। ये बताया जा रहा है एक अच्छे शासक के गुण की आंख बंद करके शासन करना कोई अच्छा शासन नहीं है। क्या प्रजा की बात पर कभी ध्यान न देना और उसको दबाकर मर्जी के विरुद्ध जिद करके सब काम किए जाने को ही शासन कहते हैं? एक तो ऐसा बताइए काम जिसमें जिद छोड़कर आपने कभी प्रजा के प्रति कोई कार्य किया हो। कैसर और जार, जैसा कि नीचे बताया गया आपको, घेरने घोटने से माने बहुत ज्यादा जब उनके ऊपर दबाव डाला गया तो लोगों की बात पर उन्होंने विचार किया और प्रजा की बात सुन लेते थे। आप तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। लेखक के कहने का तात्पर्य है तानाशाह वे शासक थे, लेकिन प्रजा की बार बार बात होती थी तो वे कुछ सुन भी लेते थे। आपने तो कुछ भी नहीं सुना जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने निकट फटकने दिया हो।
भाई प्रजा है, जनता है, तो बहुत लोग ना आके कोई एक जनता की बात रख देते और आप उनके लिए कुछ करते। आपने तो किसी एक को भी पास ना आने दिया। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया था तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले आम उसी दम रोक दिया था। ध्यान देंगे नादिर शाह कौन है, नीचे आपको बताया गया है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? बहुत कड़े शासन के लिए। किसके लिए? तानाशाह के लिए। जो इतने कड़े तानाशाह थे वे भी जब कत्लेआम हुआ तो आसिफ जाह के तलवार गले में, ने उनके सामने बात रखी, प्रार्थना की, तो तुरंत कत्लेआम को रोक दिया था। ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि तानाशाह बहुत से शासक हुए लेकिन समय पर प्रजा की बात सुन भी लेते थे। आप तो कुछ भी नहीं सुने। आगे उनका कारण बता रहे हैं कि क्यों उन्हें निकाला गया है। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने पर भी विच्छेद न करने की प्रार्थना पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ये है बात बंग विभाजन की। बंग विभाजन जो हुआ, जनता ने बहुत विरोध किया, फिर भी आपने उनकी बात न सुनकर उसी समय उसे लागू कर दिया, ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है। बात ये थी कि आप चाहते तो बात को टाल सकते थे कि मेरी शासन अवधि पूरी हो गई है, इसलिए आगे आने वाला शासक यह निर्णय लेगा। तो प्रजा को ये लगता कि कुछ समय के लिए तो बंग विभाजन रुक गया है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना जाना आपको पसंद नहीं है। माने आपने पूर्णतया परिणाम दिया किसे? बंगाल विभाजन को। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है कि तानाशाह जो प्रसिद्ध हैं उनसे भी आगे आप निकल गए। आपकी जिद ये थी कि बंगाल विभाजन को स्वरूप देना ही है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी को दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से, ये दूसरा कारण है। एक कारण हुआ बंगाल विभाजन, दूसरा कारण बता रहे हैं लेखक कि आप विचार कीजिए, माने सोचिए कि एक आदमी को आपने जो पद चाहा उसको नहीं दिया गया तो आपने इस्तीफा दे दिया। ये कारण था किसका? उनकी विदाई का, कि अपने मन चाहे पद पर अपने एक व्यक्ति को नियुक्ति न मिलने पर उन्होंने इस्तीफा दिया और उसी समय उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, इसलिए उनकी विदाई हो रही थी। इस देश की प्रजा को यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर न जाती? माने यदि कहीं जाते बनता कि इनके शासन में हम बिल्कुल नहीं रहना चाहते, छोड़कर चले जाते हैं, तो वे तुरंत चले जाते। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय, जो उसमें समय भी बताया गया है 1899 से 1904 तक। ये एक समय काल हुआ उनका, मतलब इतने साल तक शासन रहा। उसके बाद 4 से 5 तक 1 साल के लिए उन्हें एक अवसर फिर से मिला था और उसके बाद उनकी यहाँ से रिक्तता हुई, माने विदाई हुई। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद को, माने जिद का फल यही देख लिया कि आपकी क्या हालत हुई। उसने देखा कि आपकी जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, माने कष्ट पहुंचाया है। आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, जहां तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। माने जो आपने काम किया उसके अंतर्गत आपको ऊपर से आदेश मिला कि आप अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो स्वीकार किया जाता है। तो ये आपको परिणाम दिखाई दिया। वैसे ही जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा, ध्यान देंगे, अपेक्षा माने होती है चाह और उपेक्षा माने होती है जानबूझकर अनदेखा करना। तो यहाँ पर शब्द है कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। माने ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे काम का क्या नतीजा हो रहा है, बल्कि उनको ये लग रहा था कि मैं बहुत कड़क तानाशाह शासक रहूंगा और लगातार शासन में बने रहूंगा। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, माने कोई भी चीज संसार में हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। ये सब कहा जा रहा है भारतीय प्रजा के लिए।
भारतीय प्रजा ने आपके कठोर शासन को सहन किया, ये सोचकर कि जितने समय तक हैं तब तक यह शासन रहेगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर, पराधीनता स्वाधीन माने होता है अपने अधीन, और पराधीन माने होता है किसी और के अधीन माने गुलाम। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा, कृतज्ञ माने होता है किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानना, कहलाती है कृतज्ञता, और इसका विलोम है न मानने पर उसे कहा जाता है कृतघ्नता। तो ये जो हमारी भारत भूमि है उसकी महिमा बताते हुए लेखक कहते हैं कि यह कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ ना समझी, आप करके तो देखते जनता के लिए कोई एक अच्छा काम। न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। बहुत ही कष्ट की बात है कि शासन इतने दिन तक करने के बाद भी आपके प्रति किसी को कोई सहानुभूति नहीं है। इस देश के शिक्षितों को तो देखते ही आपकी आंखों को ताब नहीं। ये लेखक की शैली है, लेखन शैली है, जिसमें वे ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय एक तो भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता था अंग्रेजों का, कुछ लोग ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते थे। उसमें से भी जो देश के शिक्षित वर्ग थे, यदि वे कुछ करना चाहते तो आप उनके ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगाते थे। आंखों को ताब नहीं माने देखकर आंखों को सुख नहीं मिल रहा था, आप कुछ न कुछ उनके लिए ऐसी कार्यवाही करते थे। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता था। ये एक व्यंग्य है लेखक की कि जब कभी उनको बहुत ज्यादा परेशान करना रहता था प्रजा को, तो भारतीयों के लिए इस प्रकार का प्रयोग करते थे। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है, माने वह भी एक सुल्तान था, लेकिन आज भी वे जनता उनके गुणगान करते हैं। एक बार अपनी विपद माने हैं जो अपने द्वारा किए गए कई कार्य के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे।